अगर पिछले इस साल के सितंबर का अगर फिगर देखें और उसको पिछले साल के सितंबर से अगर तुलना करें तो करीब करीब 10% का ग्रोथ था। अगर इन सब आंकड़ों को जब हम देखें तो हमें लगता है कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अक्टूबर का महीना ऐसा लगता है खुशियां लेकर आया। हर क्षेत्र से अच्छी खबर है, अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। जीएसटी कलेक्शन में तेजी आई और निर्माण सेक्टर भी गुलजार हो गया। कारों की बिक्रियां रिकॉर्ड तोड़ रही, पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी उछाल है। तेरह साल में सबसे तेजी से बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। आठ महीने बाद 1 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन। पेट्रोल डीजल की बिक्री कोरोना के पहले के बराबर हुई। वाहनों की बिक्री ने बनाए तेजी के नए रिकॉर्ड। खेत खलिहान से किसान तक हर ओर हरियाली। गुड न्यूज के इंतजार में बैठे देश पर इकोनॉमी ने खुशियों की बरसात कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से रेस लगाने को तैयार नजर आ रही है। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ई वे बिल में हम ये देख रहे हैं कि अगर पिछले इस साल के सितंबर का अगर फिगर देखें और उसको पिछले साल के सितंबर से अगर तुलना करें तो करीब करीब 10% का ग्रोथ था। रोजगार के मामले में बड़ा रोल निभाने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अक्टूबर में 13 साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई अक्टूबर में 58.9 पर पहुंच गया, जो 2007 के बाद सबसे उच्चतम स्तर है। सितंबर में ये 56.8 के साथ 8 साल के उच्चतम स्तर पर था। इसके साथ ही टैक्स के मोर्चे पर भी अक्टूबर गुड न्यूज लेकर आया है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 4% बढ़ने के बाद अक्टूबर में 10% बढ़कर 1.05 लाख करोड़ हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी ई वे बिल भी अक्टूबर में 21% ज्यादा बढ़े हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी तेजी से बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इन आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में सुधार आने के भरपूर संकेत मिल रहे हैं। ई वे बिल में करीब 16 से 17% का ग्रोथ दिख रहा है और जीएसटी के का भी अगर आप फिगर्स देखें तो सितंबर महीने में भी जो कलेक्शन हुआ वो पिछले साल के सितंबर महीने से ज़्यादा था। इसके साथ ही बड़ी उम्मीद कार और टू व्हीलर्स के बाजार ने जगाई है, जहां ज्यादातर कार और टू व्हीलर कंपनियों की बिक्री दोहरे अंकों में उछल गई है। इसके साथ ही ट्रैक्टर की बिक्री में भी अक्टूबर में तेजी दर्ज की गई है। कारों की बिक्री की बात करें तो अक्टूबर में मारुति की बिक्री 18%, हुंडई की बिक्री 13.2%, टाटा मोटर्स की बिक्री 89%, किया मोटर्स की बिक्री 64% और इसके अलावा टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों ने तो अक्टूबर में बिक्री के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में 8 लाख दोपहिया वाहन बेचकर अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं बजाज ऑटो ने भी 5,12,000 यूनिट्स के साथ ऑल टाइम हाई को छुआ है। टीवीएस मोटर्स ने भी 22% की बढ़त अक्टूबर में दर्ज की है। पेट्रोल डीजल की बिक्री भी अक्टूबर में जोरदार तरीके से बढ़ी है। पेट्रोल तो पहले ही प्री कोविड के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अक्टूबर में डीजल की बिक्री भी कोरोना के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में डीजल की बिक्री 6.6% बढ़कर 61.7 लाख टन पर पहुंच गई है। पेट्रोल की बिक्री अक्टूबर में पिछले साल के इसी महीने के 22.9 लाख टन से बढ़कर 23.9 लाख टन पर पहुंच गई है। सही वक्त पर सही फैसलों से अर्थव्यवस्था एक बार फिर से अच्छे दिनों की पटरी पर लौटती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं जयंत सिन्हा,
जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वित्त राज्य मंत्री, और सुनील अलग, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। जयंत सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बड़े सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि क्या जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार जाना या पेट्रोल डीजल की बिक्री वापस कोरोना के पहले की स्थिति में आ जाना, इसको यह मान लिया जाए कि कोविड के असर से भारत बाहर निकल गया, बुरे असर से भारत बाहर निकल गया? बिल्कुल सही। और ये सब जो आपने संकेत दिए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संकेत हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, वो तो हम लोग रोज के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको तो हम देख रहे हैं, तो कोरोना का ग्राफ गिरता चला जा रहा है और अर्थव्यवस्था का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और सरकार की मेहनत जो है वो रंग लाई है। अर्थव्यवस्था अब अच्छे दिन के पटरी पे आ गई है, जैसे आप लोगों ने कहा। और हर क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, कृषि क्षेत्र में तो पहले ही काफी तरक्की हो रही थी। कृषि क्षेत्र में हम लोग देख रहे थे कि उपज काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। हर अगर हम लोग फसल को देखें, चाहे वो धान की हो या सब्जियों की हो, हर अगर हम फसल को देखें तो उसमें काफी वृद्धि हुई थी। तो ये कृषि क्षेत्र में तो अच्छी तरीके से वृद्धि हो रही थी, ग्रोथ हो रहा था, और हम लोग बड़े संतुष्ट थे कि कृषि क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। लेकिन चिंता थी उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग जगत में हम लोगों की चिंता थी। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जिनको आपने इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने दिखाया, अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे विश्वास हो रहा है कि अब उद्योग जगत में भी काफी वृद्धि हो रही है। और जो परचेसिंग मैनेजर्स का जो इंडेक्स बढ़ा है, 13 साल में सबसे बड़ा जो अब आंकड़ा आया है, ये आपको विश्वास दिला दे कि उद्योग जगत में भी अब रिकवरी जो है बहुत ही तेजी से होती चली जा रही है। और एक अंतिम में विषय मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ ये उत्पादन की ओर हमें देखना है, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। अगर हमें भविष्य की ओर देखना है तो भविष्य में सप्लाई चेन और इन्वेंट्री को भी हमें देखना है। और यहाँ भी जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे जो मध्यम वर्ग के जो हमारे जो कंपनी हैं, ये सब अपने सप्लाई चेन को रीस्टॉक कर रहे हैं। सप्लाई चेन में एक्सपेंशन और विस्तार ये लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आगे के दिन, भविष्य के दिन भी उत्पादन को ये लोग बढ़ाते हैं। तो जो रिकवरी होनी थी वो रिकवरी हो गई है। और जो सरकार ने जो सुधार के कदम लिए थे, उनका भी अब प्रभाव नजर आ रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन में भी अब वृद्धि हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल एक बड़ी बात कही कि 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त है। जो मौजूदा माहौल है उसमें आज के जो अच्छे संकेत दिख रहे हैं उनको मान भी लें, तो आपको लगता है ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य दिया, और वो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। हर क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अपने उद्योग को, अपने कंपनियों को हम लोग और मजबूत बनाते चले जा रहे हैं, उनको और कम्पिटिटिव बनाते चले जा रहे हैं, और इसलिए हम लोग और भी आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। और जब हम लोग ये इतना बड़ा लक्ष्य, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है, इसे हम लोग कायम करते चले जा रहे हैं, उसमें हम सफल होते चले जा रहे हैं, तो अवश्य जो $5 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसे भी हम लोग जरूर हासिल। लेकिन सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं। किसको माने? लोग आंकड़ों को मानिए, आंकड़ों को मानिए, सच्चाई को देखिए, वास्तविकता को देखिए। देखिए, राजनीति में आरोप और प्रति आरोप तो लगते ही रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है और होता भी रहता है। चुनाव का समय है, आपको मालूम है, ये सब तो होगा। लेकिन जो अर्थव्यवस्था पे जो ध्यान देते हैं, जो विशेषज्ञ है, हमारे कंपनी जो है, वो आंकड़ों पे ध्यान देते हैं। जो वास्तविकता, जमीनी वास्तविकता है, हकीकत है, उस पर ध्यान देते हैं। और उसमें जैसे आपने ही गिनाया, हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की बिक्री हो, चाहे वो गाड़ियों की बिक्री हो, मोटरसाइकिल की बिक्री हो, कंजम्पशन हो। अभी हम हजारीबाग में बात कर रहे थे, अपने जो यहाँ कई बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, उनसे हमने पूछा कि अभी जो दशहरा दुर्गा पूजा हुआ है उसमें कैसी आपकी बिक्री रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ही अच्छी बिक्री रही, पिछले सालों से बेहतर बिक्री हुई है। और अब जो हम लोग स्टॉक बढ़ा रहे हैं दिवाली और छठ पूजा के लिए, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें पूरा विश्वास है कि मार्केट में, बाजार में और भी बिक्री है। तो ये विश्वास हमारे दुकानदारों में और हमारे उद्योगपतियों में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। और जनता को इसकी ओर देखना है, जनता को इस
इस वास्तविकता को समझना है। लेकिन सिन्हा साहब, बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष का हमला सरकार पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे को लेकर ही रहा है। आप क्या यह मानेंगे कि कोविड-19 का असर कहकर अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के सारे सवालों को सरकार खारिज कर सकती है, यह जानते हुए भी कि कोविड के पहले भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी? कोविड के पहले जो स्थिति थी वो बेहतर होती चली जा रही थी। सदन में ही मैंने इस पे एक लंबा भाषण दिया था और जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उनके तहत मैंने सब लोगों को स्पष्ट किया था कि कोविड के पहले ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली जा रही थी। ये गलतफहमी है कि कोविड के पहले अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, अर्थव्यवस्था मजबूत थी और पूरे विश्व भर में कोविड के कारण बहुत अर्थव्यवस्था को झटका लगा, अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई। लेकिन जो नीतियां जो हैं और जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों को राहत भी पहुंचाया और अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने सुधार भी लाया, इन नीतियों के कारण, सरकार के ठोस कदम के कारण आज आपके सामने ये सब आंकड़े हैं कि जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में मजबूती हमें लानी चाहिए, वो हम लोग ला रहे हैं। और मैं एक विशेष बात आपके द्वारा सब दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि विश्व भर में अगर हम लोग और देशों को देखें तो उन्होंने भी राहत पे, रिकवरी पे काफी ध्यान दिया, हम लोगों ने भी दिया। लेकिन हमारे देश में जो हम लोगों ने सुधार के ठोस कदम लिए, जो रिफॉर्म्स में जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो लेबर रिफॉर्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हो, एजुकेशन शिक्षा नीति में हम लोग रिफॉर्म लाए हैं, इतने हम लोगों ने रिफॉर्म सुधार के हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं कि जो अब जो रिवाइवल हो रहा है वो बहुत ही मजबूत ये रिवाइवल होगा, बहुत ही अच्छा रिवाइवल होगा। और आगे के दिन आप देखिएगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है, उसे हम लोग बड़े तेजी से हम लोग हासिल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुधार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस कदम हम लोगों ने लिए। लेकिन सब अच्छा है तो ये खबरें क्यों आ रही हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए तक बढ़ाने का प्लान कर रही है? देखिए, मैं इन सब बातों पे टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बस लोगों की अफवाहें हैं, लोगों की बातें हैं। वास्तविकता यही है कि जो अर्थव्यवस्था में हम लोगों को मजबूती लानी थी, जो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि आनी थी, वो आज तस्वीर जो है एकदम स्पष्ट हो गई कि हो रहा है। और आगे के समय जो हम लोग आत्मनिर्भरता के लिए और हम लोग रोजगार के लिए जो हम लोगों ने कदम लिए हैं, वो बड़े प्रभावशाली कदम होने वाले हैं और अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। आईएमएफ कह रहा है कि अगले साल भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकता है। 2021 में 8.8% और 8.8% की ग्रोथ का अनुमान है जीडीपी में आईएमएफ के मुताबिक, और 2020 में 10.3 की गिरावट का अनुमान है। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो ये पूरा काया पलट करने की क्षमता रखते हैं कि स्थितियां एकदम पलट जाएंगी एक साल के भीतर? देखिए, हम लोगों ने लॉकडाउन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हम लोगों ने रोक दिया था। काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि हम लोगों का एक लंबा लॉकडाउन रहा, करीब 60 दिन का लॉकडाउन रहा। और इस कारण जो पूरे साल भर का अगर हम लोग देखें जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो आईएमएफ और कई सारे और विशेषज्ञ जो हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्शन इस पे दिया। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कोरोना पे हम लोगों ने नियंत्रण हम लोगों ने किया, अंकुश हम लोगों ने पाया। वो लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन किया, लेकिन लॉकडाउन की एक कीमत भी होती है और कीमत यही है कि जीडीपी में गिरावट हुई, और ये आईएमएफ कह रहा है। लेकिन लॉकडाउन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो सकारात्मक हम लोगों का प्रभाव है, वो ये है कि अब अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई है। और अर्थव्यवस्था जो है अब अगले साल, जैसे आईएमएफ ने कहा है और सब लोग विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोगों की इकोनॉमी जो है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सख्ती से हम लोगों ने लॉकडाउन किया, उसका एक प्रभाव हुआ। लेकिन अब दूसरी ओर, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अब अर्थव्यवस्था बड़े तेजी से बढ़ने लगी। सिन्हा साहब, हमारे साथ सुनील अलग भी हैं, हम चाहते हैं एक कमेंट उनसे लिया जाए ताकि आप तक और लोगों की बात भी पहुंचे और सरकार तक वो बात जाए। सुनील अलग साहब, जो संकेत आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद कम से कम अच्छे दिन की वापसी का इशारा मिल रहा है? दिवाली के बाद अच्छे दिन दिखेंगे देश में? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि ना तो मैं पेसिमिज्म, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट रहा हूं शुरू से। लेकिन मैं कह रहा था, देखिए 6 महीने के लिए जब
मोदी जी अपना गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दे रहे थे, उस वक्त जरूरत था, बिकॉज पुअर आदमी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी था जब वो पूरा उनको दे रहे थे। लेकिन अगर इकोनॉमी को लाना था, मैं 3-4 महीने से कह रहा हूं कि जब तक मिडिल इनकम ग्रुप जो 300 मिलियन ऑफ द पीपल जो हैं, उनको अगर आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे स्पेंडिंग के लिए, अगर उनका डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री भी कोई भी लोन नहीं लेने वाली है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं करने वाली है, कुछ भी नहीं करने वाली है। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर हमेशा विल बी बेटर, एंड जनवरी फरवरी मार्च जो 21 में होगा, उस क्वार्टर में हमें देखना है कि जहां है वो स्टार्टिंग पॉइंट ले लें। और इकोनॉमी अब जब ग्रीन शूट्स आ गए, एफएमसीजी तो पहले से ही चल रहा था सब जगह, राइट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स बिस्किट्स के सेल बढ़ रहे थे, ईमेल में बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था। अब देखिए फेस्टिव सीजन भी आ गया है। अब हमें देखना है कि देखिए ये जो फेस्टिव सीजन का जो सेल बढ़ा है, अगर हम कैरिड अवे हो जाएं और कहीं नहीं भाई सब कुछ ठीक हो गया, नहीं हुआ है, ये सस्टेन कैसे करें? अब वो जो मैं तो शुरू से कह रहा हूं, ये सस्टेन जो है, अब इसको लेके आगे बढ़ना है मुझे, और सस्टेनेंस के लिए आपको स्पेंडिंग के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट भी कह रही है कि देखिए अब जाके वो देंगे इम्पेटस ऑन स्पेंडिंग, इंसेंटिवाइज करिए ना आप। अगर आप देखिए टूरिज्म में या एयरलाइंस में अगर आप कुछ खर्च करें, आप जा रहे हैं कहीं पे, तो उस पे आप टैक्स बेनिफिट दीजिए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप इमीडिएटली हाथ में पैसा दे दीजिए। मेरे ख्याल लोग जो हैं काफी डरे हुए हैं, और वो जो अगर आप उनके हाथ में देंगे, वो रख देंगे कि भाई फॉर अ रेनी डे मुझे सेव करना है। अगर आप स्पेंडिंग को इंसेंटिवाइज करेंगे, तो ये जो ग्रोथ अभी आई है ना, इसको सस्टेन करना है गवर्नमेंट को। अब मैं इतना ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हूं कि भाई साहब जो आप अक्टूबर में देख रहे हैं वो चलता रहेगा। जब तक गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, 300 मिलियन पीपल जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है। थोड़ी सी थकावट भी आ गई थी 6 महीने में, घर में बैठे बैठे चलो हम कुछ खर्च करें। दशहरा आ गया, दिवाली आ गया, क्रिसमस भी आने वाला है, सब कुछ फेस्टिवल जो में है वो तो खर्च करेंगे ही करेंगे, वो उसको सस्टेन करना है मुझे। और मैं कहता हूं कि जब तक गवर्नमेंट जो बात कर रही है अभी के इम्पेटस हम देंगे स्पेंडिंग के लिए, वो बहुत ही जरूरी है अभी टू सस्टेन। जो बातें अभी अभी सुनील अलग ने ब्रेक के पहले कही हैं, उस पर आपका कमेंट। वो कह रहे हैं कि साहब अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करें, उसके लिए प्लान क्या है सरकार के पास? नहीं, सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा कि कंजम्पशन अब काफी अच्छी तरीके से हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगले महीनों में भविष्य में भी इसको सस्टेन करना है, जिसमें कि फिर अगर कंजम्पशन बढ़ता रहे, लोगों का जो खर्चा है वो कायम रहे, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और फिर पूरी इकोनॉमी जो है बड़े तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं वही सुनील जी को कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास में देखें, चाहे हम सार्स वगैरह को देखें या स्पेनिश फ्लू को देखें जो 100 साल पहले हुआ, जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, जब वैक्सीन वगैरह आ जाएंगे जो इस साल के अंत तक आ जाने चाहिए, जब वैक्सीन खत्म होगा तो उसके बाद एक कंजम्पशन बूम आएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई अब फिर हम लोगों को जीना है, फिर हम लोगों को घूमना है, फिरना है, खर्च करना है। ये अपने आप में जो कंज्यूमिंग बिहेवियर है, जो लोगों की सोच है, वो अपने आप में एक कंजम्पशन को सस्टेन करेगी और अपने आप फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। और इसमें क्योंकि हम लोगों ने सुधार के बड़े सारे कदम लिए हैं, जो इकोनॉमी में जो फ्रिक्शन था उसको हम लोगों ने कम किया है, तो इसलिए जो ये व्यवहार जो है जो बदल गया है, ये व्यवहार सस्टेन करेगा और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े एफिशिएंसी के साथ आएगा और फिर अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। कंजम्पशन का सस्टेनेंस मेरा मानना है इसलिए होगा क्योंकि आम जनता अब तैयार है जीने के लिए, आम जनता तैयार है घूमने के लिए, आम जनता अब ये कह रही है कि कोरोना समाप्त हुआ, दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है। अब जो शादियां हम लोग नहीं कर पाए, जो हम लोग छुट्टी नहीं ले पाए, जो हम लोग खरीदारी नहीं कर पाए, अब इसको हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। ये व्यवहार में ही बदलाव आएगा। और इतिहास हमें बताता है कि जब पैंडेमिक खत्म होता है, आपको याद होगा 1918-1919 में जब स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ, तो उसके बाद जो दशक आया 1920s का, उसको इतिहास में रोरिंग 20s कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बूम आया उसके बाद, क्योंकि लोग थके हुए थे, लोग खर्चा करना चाह रहे थे। व्यवहार में ही बदलाव आएगा और अपने आप ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सरकार की ओर उतना हम लोगों को देखने की ही जरूरत नहीं है, जनता अब तैयार है फिर से एक बार जीने के। लेकिन जनता की जेब में पैसे होने चाहिए सर, पहली चीज खर्चने के लिए। दूसरा, नहीं, तो जनता को जो भय हो गया सर इस पैंडेमिक में, सबसे बड़ा पिछले 6 महीने में,
वो ये कि नौकरी वो परमानेंट नहीं, वो कभी भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में भी जा सकती है जब आपके पास कोई और विकल्प भी उपलब्ध ना हो। ऐसे में आप खर्चने के बजाय पैसा जोड़ के रखें। वो जो एक खौफ मन में आ गया, उस चीज को लेके कैसे लोगों को भरोसा दिलाया जाएगा? भरोसा उसमें यही दिलाया जाए कि जैसे जैसे वैक्सीन आएगा, जैसे जैसे दवाइयां और भी अच्छी होती चली जाएंगी, तो जो पैंडेमिक का जो डर था वो अपने आप चला जाएगा। तो इसमें ट्रिगर क्या है, इसमें लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? लोगों का भरोसा इसलिए बनेगा क्योंकि जो कोविड के पहले जो जिंदगी थी वो फिर बरकरार होगी, फिर वो आ जाएगी, क्योंकि दवाई और वैक्सीन जो है वो आ जाएंगे और इसके द्वारा भरोसा बन जाएगा कि आगे के समय हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो आप जिस डर की और जिस भय की आप बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन और दवाई के कारण वो भय चला जाएगा, क्योंकि जो कोविड के पहले था उसको हम लोग वापस ले आए। और हम लोगों को ये भी विश्वास होना चाहिए कि देखिए इतनी बड़ी महामारी आई है, इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन चाहे वो हम लोग अपने देश में देखें लॉकडाउन और सब जो हम लोगों ने काम किया, या विश्व में देखें, सब जगह हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया, सब जगह हम लोगों ने संभाला है और अच्छी तरीके से संभाला है। इससे भी लोगों को विश्वास हो कि आगे के समय भी कोई आपत्ति आए, आगे के समय भी कोई क्राइसिस आए, उसको भी हम लोग संभाल सकते हैं। इससे भी अपने आप विश्वास हो। एक और स्टिमुलस पैकेज के आसार हैं क्या सर, और आपको लगता है ऐसी जरूरत है? इसमें माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और कई सारे अधिकारियों ने कहा है कि जहां जरूरत होगी, जहां हम लोगों को जिस क्षेत्र में हम लोगों को और स्टिमुलस देना होगा वो हम लोग देने को तैयार हैं, और सरकार ने किया भी है। और जैसे अभी सुनील जी बता रहे थे कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, आप ट्रैवल देख लीजिए, आप टूरिज्म देख लीजिए, यहाँ जो हम लोगों को प्रोत्साहन देना होगा, जहां जहां हम लोग को स्टिमुलस देना होगा वो हम लोग देने को तैयार हैं। लेकिन जैसे कई बार कहा गया है कि सबसे अभी जरूरी है कि हम लोग वैक्सीन को तेजी से सबको पहुंचाएं, और इसलिए हम लोगों ने बिहार चुनाव में भी कहा है कि सबको हम लोग निःशुल्क हम लोग वैक्सीन दिलवाएंगे, सबको और पूरे देश को हम लोग वैक्सीन फटाफट और तेजी से दिलवाएंगे, और इसमें अपने आप एक भरोसा, एक विश्वास है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए सुनील जी, सुन रहे हैं आपकी बात। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो स्पिरिट जो अभी जो शुरू हुआ है ना, उसको मैं डैम्पन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देखिए बाहर आप इंग्लैंड में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, एक सेकेंड वेव आ गया कोविड का। एक बार सेकेंड वेव आएगा फिर आपको बंद करना पड़ेगा। तो लोग जो हैं उनको ध्यान से अब वो मास्क पहने, अब मोदी जी भी थक गए, सब थक गए बोलते बोलते, सोशल डिस्टेंस रखिए। ये जो यूफोरिया जो है ना कि अभी आप सब कुछ ठीक हो गया है, ये आप कभी मत सोचिएगा। मोदी जी ने भी कहा है और सब ने कहा है, देखिए सब कुछ ठीक नहीं हुआ है कोविड के बारे में। और जो वैक्सीन जो है वो कल नेक्स्ट ईयर मिडिल जून दिसंबर में टुवर्ड्स द एंड आएगा। ये नहीं कि आप पहले 6 महीने आपको वैक्सीन मिलने वाला है। वो वैक्सीन अगर आया भी तो वो पहले डॉक्टर्स के पास जाएगा, नर्सेस के पास जाएगा जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये जो यूफोरिया है जो फेस्टिवल के बारे में कि सब लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब अभी सब ठीक है, रास्ते में निकल जाइए, तो सेकेंड वेव आने वाला है और फिर मोदी जी भी थक गए, पूरा गवर्नमेंट थक गया है। Then we'll have only ourselves to blame कि ये सेकेंड वेव कैसे आ गया। फिर मोदी जी को बंद करना पड़ेगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए डिमांड के लिए वो ऑयल इन द इंजन इज मिसिंग टिल नाउ। अब जब तक कुछ 300 मिलियन फीलिंग है, परसेप्शन है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बाकी सबके लिए कर दिया। अब मौका है, जब पैसे आ गए, जब डिमांड बढ़ रहा है, तो उनके हाथ में कुछ दीजिए आप, नॉट डायरेक्ट मनी, कुछ ना कुछ दीजिए। क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो कोई भी इंडस्ट्री जो शुरू कर रही है, अभी देखिए जो फेस्टिव सेल है सब पूरे डिस्काउंट में जा रहा है, गाड़ी भी 40%, 30% डिस्काउंट, इसमें तो सब लोग खरीदेंगे। थोड़ा ठीक लगा लीजिए सर, 40% पे कौन गाड़ी दे रहा है? बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ सस्टेनेंस का बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब दाम बढ़ेगा ना फिर लोग नहीं खर्च करेंगे, और फिर गवर्नमेंट को इम्पेटस जरूर देना है। अगर है कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था ने तेजी से ट्रैक पर आने के संकेत दिए हैं। इस मामले में वित्त सचिव अजय भूषण का कहना है कि आने वाले दिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। देखिए तो हमें लगता है कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग मार्च महीने तक अगर यही अगर गति जारी रही,
तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब करीब पिछले साल का जो 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 जीरो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग मार्च महीने तक अगर यही अगर गति जारी रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब करीब पिछले साल का जो 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 जीरो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं उसकी गति हम बनाए रखें, और जहाँ जहाँ जिस तरह का इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो सब हम इंटरवेंशन करते रहें। मेजर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इवन इंपोर्ट्स ऑल्सो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने जीएसटी का बताया आपको, ई वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, ये सब एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी एक रिकवरी तक प्री कोविड लेवल तक करीब करीब पहुंच गया है ज़्यादातर सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं और कुछ सेक्टर तो पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जयंत सिन्हा है, पूर्व वित्त राज्य मंत्री। हमारे साथ सुनील अलग है, अर्थव्यवस्था के जानकार। हमारे साथ संजीव सान्याल आ गए हैं जो कि प्रमुख सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय के भारत सरकार में। और हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जो कि एडिटर हैं इंडिया टुडे हिंदी के, और अपनी किताब लक्ष्मी नामा को लेकर काफी चर्चा में भी। आप दोनों का भी स्वागत है। पिछले आधे घंटे से हम जयंत सिन्हा जी से और सुनील अलग से अर्थव्यवस्था से जो संकेत मिल रहे हैं पटरी पर वापस लौटने के, उन पर बात करने। संजीव सान्याल, आपको लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए, अप्रैल से जून जुलाई तक हम लोग एकदम लॉकडाउन के अंदर थे, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था के बहुत ही क्षेत्रों में आघात लगा था। लेकिन जुलाई अगस्त से हम लोग फिर लॉकडाउन को खोलने लगे, और सितंबर और अक्टूबर के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में अब तेजी आ रही है। जैसे आप देखेंगे रेल फ्रेट, उसके और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, गाड़ियों की बिक्री, सभी में अभी लग रही है कि तेजी आ रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले अब पॉजिटिव टेरिटरी में भी चले गई हैं। मैं नहीं ये कहूंगा कि अभी हम लोग हर क्षेत्र में मतलब नॉर्मल पर पहुंच गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां अभी भी दबाव है, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं कह सकता हूं कि ये सही है कि हम लोग अब पटरी पर वापस आ रहे हैं। संजीव जी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन अंधेरे में रहने के बाद अचानक खिड़की खुलती है तो रोशनी बड़ी अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि एकदम दुनिया बदल गई है, जबकि होता वो सामान्य ही है। आप अंधेरे में थे इसलिए आपको रोशनी अचानक अच्छी लगने लगी। देखिए, जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो तो हम लोग पिछले साल के मतलब पिछले सितंबर अक्टूबर के से तुलना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मतलब अंधेरे से हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। हम लोग पिछले साल से तुलना कर रहे हैं और वहां भी हम लोगों को बहुत आंकड़े दिख रहे हैं जो पिछले साल के मुकाबले भी ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कहते हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग अगर भविष्य की तरफ भी देखें तो अभी जो एक परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अभी निकला है, उनमें जो अभी लेटेस्ट रीडिंग है इस महीने के लिए वो है 59 पे आया है। अब 50 के ऊपर का जो भी आंकड़ा आएगा उसका मतलब है कि इसमें तेजी है। अब ये 59 तक पहुंच गया है, ये शायद ये पिछले 10-20 साल में सबसे मतलब अच्छा नंबर होगा। तो मेरे ख्याल से इससे ये संकेत है कि कंपनीज में जो परचेस करते हैं उनको भी ये लग रहा है कि अबे हम लोग को ऑर्डर देना चाहिए। तो भविष्य के लिए भी लग रहा है तेजी है इसमें। अंशुमन जी, अच्छा हो रहा है या हम लोग बुरे से इतने परेशान थे कि अच्छा ढूंढ रहे थे तो थोड़ा अच्छा भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी तो जो दूसरी बात आपने कही, आपके साथ संजीव सान्याल जी भी हैं। हमारे पास जितने नंबर अभी आ रहे हैं वो सब प्रोडक्शन साइड से आ रहे हैं, और हमें एक चीज समझना जरूरी है कि स्लो डाउन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन है। हम शून्य से करीब 25% नीचे चले गए थे। अर्थव्यवस्था में जब रिकवरी आती है तो पहले वॉल्यूम के आंकड़े आते हैं कि अगर पिछले 1 महीने पहले कुछ भी नहीं बन रहा था तो अभी 100 यूनिट या 50 यूनिट बनना शुरू हुई है। उत्पादन की दृष्टि से अगर आप देखें तो रिकवरी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कंपनियों में खटर पटर शुरू हुई है, फैक्ट्री में वर्कर आ रहे हैं, प्रोडक्शन
आना शुरू हुआ है। डिमांड साइड के आंकड़े, मांग की तरफ के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, अभी उपलब्ध नहीं, और हमेशा क्योंकि मांग के आंकड़े 2-3 महीने बाद आते हैं, तो इसलिए जो वित्त सचिव ने बात कही उसमें जो 4-5 महीना शब्द है ना कोट एंड कोट में, उसे बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो उत्पादन शुरू हुआ है वो शून्य से शुरू हुआ है, इस उम्मीद से शुरू हुआ है कि बाजार में मांग निकलेगी और उत्पादन बाजार में जाएगा। तो ये स्टेबल होने में और क्या हम उस मांग की स्थिति में आ पाएंगे बेरोजगारी और नौकरियों में कटौती के बाद, ये परिस्थिति हमें अगले 2-3 महीनों में स्पष्ट होगी। लेकिन चूंकि शून्य से शुरू हो रहे हैं इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन की गतिविधियां दिख रही हैं और वो कई सारे सेक्टर्स में हमें इस बात का भरोसा दे रही हैं कि कंपनियों ने वापस चीजों को बनाना, उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ भीतर आंकड़ों में बहुत सारे पेंच होते हैं, कितनी कैपेसिटी बन रही है, पिछले बार डिमांड कितनी थी, इस बार कितनी डिमांड होगी। फेस्टिवल सीजन के बाद हमें यह तस्वीर दिखाई देगी कि मांग साइड से हमें क्या दिखाई देता है, और हमेशा उत्पादन और मांग दोनों के आंकड़ों को एक साथ रखकर हमें जान सकते हैं कि मरीज की सेहत आखिर है कैसी। जयंत सिन्हा जी, जो बात हम ब्रेक के पहले कह रहे थे कि आदमी के पास पैसे होंगे, उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी, तब इस चीज का लाभ पता चलेगा कि असल में वो बिक कितना रहा जो बन रहा है। नहीं, बिल्कुल सही। और मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को वैक्सीन के बाद देखना है क्या होगा। देखिए, जैसे अभी अंशुमन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अभी एक रिकवरी हो रही है, क्योंकि बहुत महीने खर्चे नहीं हुए, लोगों का मांग जो था वो दबा हुआ था लॉकडाउन के कारण। तो अब तो स्वाभाविक है कि खर्चा होगा, क्योंकि लोग जो है जो पहले नहीं खर्चा कर पाए वो अभी खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा उसको फिर मैं एक बार दोहराऊंगा कि लोगों का विश्वास और भरोसा वैक्सीन के बाद बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और इतिहास हमें बताता है कि जब महामारी पे हम लोग अंकुश ले आते हैं, महामारी को हम लोग खत्म करते हैं वैक्सीन और दवाई आने के बाद, तब फिर बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और उसको बढ़ाने के लिए जो सुधार के कदम हम लोगों को लिए थे वो हम लोगों ने सुधार के कदम लिए। तो मैं अगले 3-4 महीने की बातें नहीं कर रहा, वो तो रिकवरी होगी, वो दिख भी रहा है, अच्छा होगा। मैं भविष्य की बात कह रहा हूँ, मैं 6 महीने 1 साल की बात कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जब वैक्सीन और दवाई बिल्कुल सबको उपलब्ध हो जाएगी, सबको मिल जाएगा, सबका विश्वास और भरोसा बन जाएगा कि महामारी समाप्त हुई। जब महामारी समाप्त होगी, और जैसे आपने पहले कहा कि IMF वगैरह जो है वो कह रहे हैं, तब सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की होने वाली है। 8.8% उन्होंने बताया है कि होने वाली है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई तक वैक्सीन सब लोगों को मिलने लग जाएगा और तब भरोसा बनेगा। तब भविष्य में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम अगले 3-4 महीने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं वैक्सीन और दवाई के बाद जो समय आएगा, जो माहौल बनेगा, जो लोगों की मंशा बनेगी कि हमें खर्च करना है, कि हमें घूमना है, फिरना है, पीना है, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए जो आज हम लोगों को कदम लिए थे वो हम लोगों ने लिए हैं, और इसलिए मुझे भरोसा है तब बड़े तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और ये IMF वगैरह भी सब लोग। ठीक है सर, लेकिन दो चीजें, एक जिस पर आपने कमेंट करने से मना किया, पेट्रोल डीजल के दाम, संजीव सान्याल, मैं उनसे पूछता हूं ये चीज कि अगर सब कुछ अच्छी दिशा में बढ़ रहा है संजीव सान्याल, तो फिर ये खबरें क्यों हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए बढ़ाने का प्लान कर रही है? तो इससे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, ये वित्त मंत्री जी ही अनाउंस कर पाएंगे, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। मैं यही कहूंगा कि ये जो मांग की बात की जा रही है, तो इस पे हम लोगों को जो तेजी दिख रहा है वो मांग पे भी दिख रही है, क्योंकि गाड़ी की बिक्री हो रही है। ये जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया है वो मांग की ही बात कर रही है, और ये भविष्य में क्या मांग मिले होगा उस पे आधारित है। लेकिन ये सच है कि इसमें ये जो गति है वो कितने दिन तक चलेगी वो हमें अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है, कि हो ही सकता है कि इस चीज को ऐसे हम लोगों ने लॉकडाउन के समय दबा के रखा है, तो कुछ अभी वापस आ रहा है। ये हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद इसका जो मोमेंटम है वो गिर जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है ये अभी मोमेंटम जारी है, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इस मांग में हमारे पास ऐसे काफी सारे पॉलिसीज हैं जिसके आधार पे हम लोग मांग को फिर से बढ़ा सकते हैं। मॉनेटरी साइड पे भी है और वित्तीय साइड पे भी है। जैसे हम प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम लोग मांग की ओर ध्यान दे रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इत्यादि के आधार पे मांग को हम लोग बरकरार रखेंगे। अंशुमन तिवारी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, सरकार के अफसर, मंत्री जब बैठते हैं तो राजकोषीय घाटे की बात करते हैं। वो
जीडीपी की बात करते हैं। आम आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो वो आलू प्याज के दाम की बात करता है, और दोनों के ही दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा एक सामान्य भावना यह है आम जन में कि घरेलू सामान जो आमतौर पे वो खरीदते थे, उसकी महंगाई में भी जबरदस्त उछाल पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महसूस किया। अर्थव्यवस्था की बेहतरी का ये साइड इफेक्ट है, या अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये महंगाई जरूरी है? नहीं, ये बेहतरी का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि बेहतरी की कोशिशों में ये बड़ी बाधा है। और ये बात संजीव सान्याल जी और जो पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी स्वीकार करेंगे कि इस समय जबकि लोगों की जॉब्स कट हुई हैं, नौकरियां कट हुई हैं, तनख्वाहें कम हुई हैं, ओवरऑल लोगों के पास पैसा नहीं है, उस समय जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ना, अगर कोई डिमांड की रिकवरी दिख भी रही है, हालांकि अभी प्रत्यक्ष रूप से में डिमांड की कोई बड़ी रिकवरी दिख नहीं रही है सरकार के आंकड़ों में भी, आरबीआई के आंकड़ों में भी, और हमें पता है कि भारत का जीडीपी 60-70% हमारे आपकी खपत पर चलता है। हमारे आटा दाल चावल तेल पानी और कपड़े की खरीद से जीडीपी चलता है, और वहां अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो भविष्य में जो भी डिमांड की रिकवरी आएगी उसे तोड़ेगी, क्योंकि महंगाई सबसे ज्यादा गरीब करती है। और इस समय जब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी बचतें टूटी हुई हैं, बैंक में उनके रखे हुए पैसे पर जो रिटर्न है वो उनकी महंगाई जिंदगी जीने की लागत से कम हो चुका है, तो ये महंगाई चुनौती बनती है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है कि खासतौर पर सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की महंगाई, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे खर्च का, जो तात्कालिक तौर पर उसे संभाला जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत भी रिकवरी या कोई खरीदारी करने की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा भी इस मंदी में, और उसे बाजार में आटा दाल चावल की कीमत, प्याज की कीमतें महंगी दिखेंगी, तो उसकी वो खपत कम हो जाएगी जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर टैक्स मिलता है, जो 10-12% जीएसटी के रेट में आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महंगाई का सेंटीमेंट रिकवरी के साथ बन जाता है, संजीव सान्याल जी इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो कंपनियां थोड़े समय बाद जब मांग दिखाई देगी तो कीमतें बढ़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में लंबा घाटा उठाया है, उनका उत्पादन बंद रहा है, उनकी बिक्री टूटी रही है। तो अभी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें यह दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अप हो रहा है। इस पर अगर प्राइस बिल्डअप होने लगा या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी कीमतें बढ़ने लगी तो फिर ये महंगाई काफी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा आउटलुक ये है कि हमें महंगाई को करीब से दिसंबर तक देखना होगा, क्योंकि महंगाई अगर ये खाद्य उत्पादों से निर्मित उत्पादों तक, मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों तक पहुंच गई, और पॉलिसी लेवल की महंगाई भी मौजूद है वास्तव में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये रिकवरी की प्रक्रिया को बाधित करेगी, जिस रिकवरी की बात या जिसकी उम्मीद संजीव सान्याल जी या जयंत सिन्हा जी कर। सिन्हा साहब, जो बात ब्रेक के पहले मैंने छोड़ी, सरकार ने कहा कि हमने कृषि से जुड़े तीनों बिल बड़े रिफॉर्म के लिए देश के सामने पटल पर रखे। विपक्ष ने कहा नहीं साहब, ये ठीक नहीं है, और उसके बाद से किसान पंजाब में सड़कों पे बैठे हैं, पटरियों पे बैठे हैं, ट्रेन का रास्ता बदलना पड़ रहा है। सरकार रिफॉर्म्स पर पटरी से तो नहीं उतर जाएगी इस तरह के विरोध से? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट यही कहा है कि जो चिंता है किसानों की, चाहे वो पंजाब में हो या झारखंड में हो, ये एमएसपी जो है इसको कायम रखा जाए, एमएसपी जो है वो रहे, इसमें किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमएसपी बिल्कुल सही रूप से हम लोग चलाते रहेंगे, और सब जो बिक्री होगी वो एमएसपी के आधार पे होगी, इसलिए इस विषय में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और जो हम लोगों ने राहत किसानों को दी है फार्म बिल के द्वारा, जो वो अपनी बिक्री कहीं भी कर सकते हैं, देश भर में कर सकते हैं, वो आजाद है, ये सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जिसके द्वारा वो अपनी फसल कहीं किसी को भी बेच सकते हैं, अच्छे दाम पे बेच सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सुधार का कदम है। तो इस प्रकार से, जैसे मैंने पहले कहा कि अर्थव्यवस्था को जो हम लोग और बेहतर बनाए, अर्थव्यवस्था को और हम लोग मजबूत बनाए, ये रिफॉर्म की, ये सुधार की जो ठोस कदम हम लोग ले रहे हैं, ये आगे के समय बहुत बहुत काम आएगा। मैं एक और बात महंगाई के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वित्त मंत्रालय में रहा हूँ और संजीव सान्याल जी भी हैं जो वित्त मंत्रालय में है। ऐसा नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं कि हम लोग महंगाई की चिंता नहीं करते। हम लोग महंगाई की चिंता हरदम करते हैं, और जो आटा दाल चावल का भाव है, जो बाजार में सब्जी का भाव है, कपड़ों का भाव है, मोबाइल फोन के जो चार्जिंग का भाव है, इन सब चीजों पे बहुत पैनी नजर रखती है। और आज के समय अगर आप एक थाली को देखें, तो थाली में अगर आपने कहा कि कुछ एक दो सब्जी है उनका भाव बढ़ गया है, लेकिन अगर पूरी थाली को देखिए, थाली जो है अभी भी बहुत ही अच्छे भाव में मिल रही है, और इसमें कोई ज्यादा बढ़त नहीं हुई है। आरबीआई के आंकड़े हैं, पूरी अगर थाली को देखें तो महंगाई सिर्फ 5-6% बढ़ रही है, तो महंगाई अभी भी अंकुश में है। और जो ब्याज के दर किए गए, कम किए गए हैं, टैक्स में राहत दी गई है, इसके द्वारा लोगों को और भी पैसे मिले हैं, जेब में पैसे उनको मिले हैं, और इसलिए इस तरीके से उनको खर्च करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा, और महंगाई भी है वो अंकुश उस पर लगा रहा है।
ठीक सर, दो अलग अलग चीजें। पहली किसान की बात, संजीव सान्याल, अगर पारंपरिक खेती वाले देश में हम किसान को बिजनेसमैन बन जाने का सपना दिखा रहे हैं और वो एक मिनिमम बेसिक गारंटी चाह रहा है और वो कह रहा है कि संसद के जरिए लिखित में दे दीजिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती? देखिए, ये हम लोगों ने हमेशा इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में को सुधार लाने की बहुत सालों से बात चल रही थी। कोई भी अर्थशास्त्री नहीं होगा जिसने जो सुधार हम लोगों ने किए उसकी मांग नहीं की हो। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कहा है कि आप जहां भी अपने जो भी प्रोडक्शन है वो जहां मर्जी बेचिए। हर एक क्षेत्र को ये फ्रीडम है करने का। हम लोग क्यों चाहते हैं कि सिर्फ किसान ही हो कि एक मंडी में जाके बेचे जो निर्धारित हो? आप जहां मर्जी जाके बेचिए। अगर मंडी में बेचना चाहते हैं तो अभी भी जाके बेच सकते हैं, एमएसपी भी है और पुरानी जो व्यवस्था थी अभी भी है। तो ऐसा तो कोई रोक नहीं है कि आप पुरानी व्यवस्था पे आप बेच नहीं सकते, एमएसपी पे बेच नहीं सकते। तो वो सभी व्यवस्थाएं अभी भी बरकरार हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कारण से आप और कहीं बेचना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी तरह से आप स्वाधीन हैं। तो इस पे लोगों की आपत्ति क्यों है? और कोई भी ऐसा एक भी अर्थशास्त्री नहीं होगा जो कहेगा कि अच्छी बात नहीं है। तो और आप देखिएगा कि मैनिफेस्टो हर एक राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात पहले भी कही गई है, सिर्फ अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक, तो इसमें आपत्ति क्या है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। दो सुझाव, पहला सुनील अलग देंगे और दूसरा अंशुमन तिवारी। सुनील जी, आपकी तरफ से कोई सुझाव सरकार के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए? सुनील अलग, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपको अभी आ रही है? हाँ, बोलिए। सुनील जी, मैं कह रहा हूं आपका कोई सुझाव सरकार के लिए? देखिए सन्याल साहब को मैं शुरुआत 6 महीने से कह रहा हूं, देखिए आपने सप्लाई साइड देख लिया है, डिमांड साइड कोई भी नहीं देख रहा था। अब मौका मिला है डिमांड साइड देखने के लिए। उनका इकोनॉमिस्ट में तो हमेशा डिबेट रहेगा, बैलेंस व्यू लेना चाहिए। सब जगह लोन दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट इंडस्ट्री कह रही थी कि अब लोन लेके हम करेंगे क्या अगर डिमांड नहीं है? तो अगर डिमांड को ऊपर हमने कहा था कि बैलेंस करिए आप, शुरुआत से मैं कह रहा था। लेकिन अब देखिए इंडिया में एक चीज है कि अंत में हम राइट डिसीजन ले लेंगे। घूम घाम के अगर बैलेंस करते हैं कि भाई सप्लाई साइड में दे रहे हैं, डिमांड साइड कैसे बढ़ाएं। 300 मिलियन पीपल, मिडिल क्लास, सब जिससे मैं बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया आपने। तो मैं तो हमेशा कहता हूं सप्लाई साइड ठीक है, गरीब के लिए जो आपने दिया था, जो आपने फूड दिया वो तो जरूरी था, दैट वाज अ मस्ट इन द बिगिनिंग, अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर टुक केयर। बट बाकी आप सिर्फ सप्लाई साइड देख रहे हैं, कोई डिमांड साइड देख ही नहीं रहा था। अब डिमांड जो बढ़ा है तो सब लोग खुश हैं, देखिए ऑटोमेटिकली हमने सप्लाई साइड ठीक कर लिया। लेकिन इंडस्ट्री कह रही थी हमेशा और अब हमेशा कहती रहेगी, जब तक डिमांड आप नहीं डालोगे, आप जब तक इंजन में आप ऑयल नहीं डालोगे, हम लोन लेके करेंगे क्या? प्लीज लुक आफ्टर द डिमांड साइड। 300 मिलियन पीपल जो है मिडिल क्लास, वो वेट कर रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे पैसे हाथ में दे दीजिए, बट यू हैव टू इंसेंटिवाइज स्पेंडिंग। एंड ये जो होम्योपैथिक डोज किया ना, एलटीए पे हमने थोड़ा बहुत दे दिया इधर, वो नहीं चलेगा। एक झटके में अब करिए ना जो भी आपको डिमांड साइड में करना है। अब होम्योपैथिक डोजेस करते रहेंगे, अंत में तो हम सबको ठीक ही हो जाएगा। देखिए अब ग्रीन शूट शुरू हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है। आई एग्री विद मिस्टर सिन्हा कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब सस्टेन करिए आप डिमांड को जो बड़ा है अभी। हाउ डू यू सस्टेन इट? नहीं तो वैक्सीन तो जून, जुलाई, अगस्त नेक्स्ट ईयर तक आएगा, एंड ऑफ द ईयर। एक साल और भटकते रहेंगे हम लोग क्या? नहीं, अब डिमांड साइड में कुछ करिए। 300 मिलियन पीपल आर बेगिंग यू, प्लीज लुक आफ्टर द डिमांड साइड, गिव अस समथिंग टू स्पेंड। वो आप ध्यान दीजिए, आप तब बैलेंस लाएंगे ना इकोनॉमी में। ठीक है, एक सुझाव अंशुमन जी जल्दी से। रोहित, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में, स्लो डाउन नहीं है। हमारा 15 लाख 30 लाख करोड़ का जीडीपी खत्म हो गया है,
क्योंकि हम माइनस में हैं। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पहली बार हमने इतने बड़े पैमाने पर बेकारी देखी, इतने बड़े पैमाने पर जॉब कट देखे, वहां जॉब्स रिस्टोर कराए जाए। सबसे पहले जो जॉब्स चले गए वो वापस लौट कर आए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक जॉब कम से कम 5 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स को सपोर्ट करता है। जो सिस्टम है, सरकार के पास अभी भी कोई ऐसी स्कीम, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिख रहा है जो यहां इंटरवेन कर सके कि कंपनियों से वो ये कहे कि कंपनियां नौकरियां दें, नौकरियां बचाएं और तनख्वाहों में जो कटौती की है उसे वापस लौट करें। क्योंकि पूरी दुनिया में रिकवरी का यही तरीका अपनाया गया है, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में, जो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर जब वहां से वो व्यवस्था नहीं आएगी तो जो सुनील अलग कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि डिमांड वापस नहीं आएगी, और लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं होगा तो कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के बाद भी वापस लौटकर मिनिमम प्रोडक्शन पर आ जाएंगी।